हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय संविधान की जो सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हमने देखा था संविधान सभा और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लिया था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। छोटी सी ये वीडियो होगी। देखिए, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि भाई जितना भी बुक का डेटा है बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे तो बुक ही पढ़ लेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट सक्षम हैं, जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं, जो बैठ सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और बुक पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं पहले से प्रीफर करता आया हूँ आपको कि एक बुक ही है जो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकती है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो कनेक्टिविटी बनती है, पूरा का पूरा जो चल रहा है वो पूरा सीक्वेंस आपके समझ में आता है, इससे बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमसे जुड़े हुए या फिर हमारे आसपास जो लोग बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं या फिर बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो बुक अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी नौकरी निकालनी है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन्हें बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और बुक में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर सिंपली पूरे टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण है, उन सारे तथ्यों को मैं यहाँ पर कवर करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को वीडियोज़ पसंद आ रही हैं वो वीडियोज़ को देख सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। जिन्हें पसंद नहीं आ रही हैं वो स्किप कर सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान सभा की या फिर भारतीय संविधान की आलोचना की है और वो क्या क्या आधार हैं जिनके आधार पर आलोचना की गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्न आपके बन जाएंगे एग्जाम में, 1-2 प्रश्न इक्का दुक्का आपको दिख जाएंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि संविधान सभा का जो गठन है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जो कि अस्थायी थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी 9 दिसंबर को माना जाता है कि संविधान सभा का गठन हो गया था। और इसके बाद क्या क्या हुआ, कितनी बैठकें हुई, किस प्रकार से पूरा संविधान निर्माण हुआ, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पहला है कि संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में या फिर मुहर के रूप में अपनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, तो ध्यान रखना संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी, ठीक है। सर BN राव, ठीक, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव थे। तो BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में या फिर कह सकते हैं कि कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार बन चुका है, ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। संविधान सभा के जो सचिव थे ये नियुक्त किया गया था HVR अयंगर जी को, ठीक है। तो HVR अयंगर हैं सचिव। ये प्रश्न भी बना हुआ है, ध्यान में रखना, अच्छे से इन सबको एक साथ लिख लो कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सचिव कौन थे, ठीक है, मुख्य प्रारूपकार कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अगला देखें, संविधान सभा के लिए जो चीफ ड्राफ्टमैन थे यानी कि मुख्य प्रारूपकार, वो नियुक्त किया गया था LN मुखर्जी को। ये प्रश्न बना था और बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करके आते हैं, भीमराव अम्बेडकर लगाते हैं। भैया ध्यान रखना कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और प्रारूप समिति क्या है? संविधान कैसा होगा, क्या इसमें नियम कानून बनेंगे, कैसे इसमें आर्टिकल्स बनेंगे, वो कैसे लागू होंगे, ये पूरा का पूरा जो प्रारूप तैयार किया था उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, जो कि 7 सदस्यीय थी, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। तो आपसे अगर क्वेश्चन बने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तब भीमराव अम्बेडकर होगा। लेकिन संविधान सभा के लिए मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया आएगा, तब आप ध्यान रखें LN मुखर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो संविधान है इसे लिखा कैसे गया है, किसने लिखा है, ठीक है। अगर आप संविधान का जो दस्तावेज है उस दस्तावेज को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि भैया वो तो टाइप किया हुआ है, बहुत अच्छी किसी फॉन्ट में टाइप किया गया, इंपॉर्टेंट फॉन्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भारतीय संविधान है ये हस्तलिखित किया गया है, हाथ से लिखा गया है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उसको मैं अभी चित्र के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, प्रस्तावना हम देखेंगे। तो एक लेखक थे उनके, तो क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी कि भारतीय संविधान का सुलेखन किसने किया हुआ है, तो इसके कैलीग्राफर या लेखक हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, 4 व्यक्ति नहीं है। तो ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपके संविधान के लेखक हैं जिनके द्वारा हस्तलिखित रूप में संविधान लिखा गया है। लेकिन
किस तरीके का फॉन्ट यूज किया गया है, इटैलिक शैली, ठीक है, इटैलिक फॉन्ट में, यानी कि थोड़ा सा अक्षरों को टेढ़ा लिखना, इस प्रकार से लिखना। हम जनरली सीधा लिखते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे तो उसे इटैलिक शैली कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया और इटैलिक शैली में लिखा गया है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रत्येक पेज है संविधान का, जो भी लिखा गया है, ठीक है, प्रत्येक पेज उसमें बॉर्डर बनाकर ऐसे चारों ओर बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया है, डिज़ाइन बनाए गए हैं, जिसमें आपको बैल है, हाथी है, घोड़ा है, चीता है, इनकी चित्र भी चारों कोनों पर दिखाई देते हैं। तो ये भी जानवर कौन कौन से हैं ध्यान रखना, कभी प्रश्न बन जाएगा। तो ये चारों जानवर प्लस इसमें कमल का फूल या अन्य फ्लावर दिखाए गए हैं, बहुत अच्छे से इसका सजावट की गई है, अलंकरण किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया है, ये प्रश्न बना हुआ है। तो ये किया गया शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। दो नाम बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, उन दोनों को ही आपने याद रखना है। इनमें पहले हैं नंदलाल बोस जी और दूसरे हैं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो मूल संविधान है वो किस भाषा में लिखा गया था। अगर प्रश्न बनता है किस भाषा में मूल संविधान लिखा गया, तो आप ध्यान रखें अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान सभा थी, अभी आप आलोचना में देखेंगे कि यहाँ पर मुख्यतः वकील या फिर जो ऊंचे तबके के लोग थे, पढ़े लिखे, उन लोगों को जगह दी गई थी। और उस समय जो मुख्य भाषा थी वकीलों की या फिर पढ़े लिखे लोगों की, वो अंग्रेजी थी, इसलिए अंग्रेजी में ही लिखा गया। बट हमें वर्तमान में संविधान जो है हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया ये हम आगे देखेंगे। तो देख लें हिंदी अनुवाद किसने किया। उससे पहले हम देखेंगे इस संविधान के दस्तावेज को। ये आपकी प्रस्तावना का एक पेज है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया गया है। ये देखिए बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया है, और यहाँ तक की जो लिखावट है इसको भी डिजाइन से सजाया गया है। यहाँ पर ये पेज प्रस्तावना का इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसी से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, और साथ ही साथ आपको पता होगा इसमें 26 नवंबर 1949 की तारीख मेंशन की गई है, और क्योंकि उसी दिन हमने संविधान को एडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, और गिव टू आवर सेल्फ यानी कि आत्मार्पित किया था, खुद को समर्पित किया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको जानवरों के चित्र दिख रहे होंगे, ये चीते या शेर का चित्र है, यहाँ पे घोड़े का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे इस कोने में हाथी का चित्र दिखाया है, यहाँ पर आपका बैल का चित्र भी दिखाया गया है। तो ये जो लिखा हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल प्रिंट किया हुआ ऐसा इंग्लिश में, ये लिखा है किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, जबकि ये अलंकरण किया गया है राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, मूल प्रस्तावना। अब हम केवल इस पेज की बात करते हैं, अभी तक तो हमने संविधान की बात की, संविधान किसने लिखा पूरा, ठीक है। अब मूल प्रस्तावना पेज की बात करें तो प्रस्तावना का जो पेज है, इसके जो सुलेखन किया हुआ है, इसका जो लेखक हैं वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, फिर से क्योंकि पूरा संविधान उन्होंने ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य केवल किया है राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, और उन्हीं के यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लिखा हुआ है अलंकरणकर्ता व्यवहार राम मनोहर सिन्हा के संक्षिप्त हस्ताक्षर, तो यहाँ पे की है। इसलिए ध्यान रखना, संविधान की बात आए तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस दो जनों का नाम आता है अलंकरण में, ठीक है, दोनों ने हेल्प की थी। लेकिन केवल प्रस्तावना पूछे तो राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। आगे देखें, मूल संविधान जो है इंग्लिश में लिखा गया है, मैंने आपको बताया। इसका हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया है, अगर ये पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदी संस्करण किसने अवेलेबल कराया है, किसने लिखा है, तो ध्यान रखना बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, ठीक है। ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी में उसका अनुवाद किया गया और उसका सौंदर्यीकरण किया नंदलाल बोस जी के द्वारा, ठीक। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं संविधान सभा के आलोचक और उनकी आलोचनाएं क्या क्या रही। तो देखिए संविधान सभा के जो है विभिन्न संविधान सभा के हैं या फिर पूरा भारतीय संविधान के हैं, इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो पढ़े लिखे लोग थे। तो क्या क्या वो आधार रहे उनको एक बार संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ऐसा क्यों कहा गया, तो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी कहने का अर्थ है, आप लोग जानते हैं जो संविधान सभा थी, संविधान सभा मैंने बताया था कि ये जो इसके सदस्य थे वो निर्वाचित नहीं थे, इनका जो चयन किया गया था ये प्रांतों की जो या फिर प्रांत थे, उन प्रांतों के जो विधानसभाओं के सदस्य थे उन सदस्यों के द्वारा किया गया था या मनोनीत किए गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा जो थी अंशतः या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ये मैं पहले फैक्ट बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य हैं ये प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए, भारत के वयस्कों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नहीं चुने गए थे, इसीलिए इसे प्रतिनिधि निकाय नहीं कहा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा ये मानते हैं संप्रभुता का अभाव। तो बहुत से आलोचक जो भारतीय आलोचक हैं या फिर विदेशी आलोचक हैं, इन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है या भारतीय संविधान सभा थी ये आपका संप्रभु नहीं थी, संप्रभुता का अभाव, अर्थात जो भी नियम कानून इसके द्वारा बनाए गए हैं वो बिल्कुल अपने मन से उत्पादित किए हुए नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा
हमने आगे डिस्कस करना है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो आप देखेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है इसमें 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और उसमें से जो भी हमें महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उनको हमने आत्मसात किया, उनको हमने संविधान में इंक्लूड किया। तो इसीलिए माना जाता है कि भारतीय संविधान पूर्णतः स्वतः निर्मित संविधान नहीं है, ये आपका दूसरे देशों के संविधान पर डिपेंड है और बहुत सी चीज़ों के लिए परमिशन लेते थे ब्रिटिश संसद से, उनसे राय लेते थे। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं आलोचक, इन्होंने कहा कि ये संप्रभुता इस संविधान सभा में देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि भारतीय संविधान उधार का संविधान नहीं है, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दूसरे देशों से भले ही फैक्टों को लिया हो, भले ही चीज़ों को लिया हो, लेकिन हमने उन्हें ज्यों का त्यों नहीं नोट किया, हमने उनको बिल्कुल नकल नहीं किया दूसरे देशों से। हमने क्या किया, उन्हें लाए और उनमें से जो बातें हमें ठीक लगी उन्हें अपने भारतीय समाज, अपने भारतीय जो वातावरण है उसके परिप्रेक्ष्य में ढालने का प्रयास किया है, ठीक है, और उन्हें लचीला बनाया है। इसलिए उधार का संविधान हमारा नहीं है। आगे देखते हैं, समय की बर्बादी। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, सभी को पता होगा। तो आलोचक मानते हैं कि इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं थी, बहुत कम समय में एक संक्षिप्त संविधान बन सकता था। बट आपको पता होगा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, तो इसमें समय लगा, इसलिए मानते हैं समय की बर्बादी रही। आगे चलते हैं, निराजुद्दीन अहमद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आगे बन सकता है। निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को क्या कहा? अपवहन समिति कहा है, ठीक है। प्रारूप समिति कौन सी समिति है? जिस समिति के द्वारा पूरा संविधान का प्रारूप तैयार किया जाना था, ठीक है, तो उस समिति को इन्हें अपवहन समिति का नाम दिया है। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, नोट कर लेना से, ठीक है। आगे चलते हैं, कांग्रेस का प्रभुत्व। तो बहुत से आलोचक मानते हैं कि जो संविधान सभा थी इसमें जो भी सदस्य थे वो कांग्रेसी थे, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी इतनी ज़्यादा प्रबल इस टाइम पे थी नहीं, तो मेनली आपका संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य रहे। वैसे भी आप आगे देखेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, इसमें आपका मुस्लिम लीग ने इस्तीफा दे दिया था, मतलब कि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। इस कारण से संविधान सभा में केवल 208 सदस्यों ने ही भाग लिया था। तो पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने भाग लिया। इसी कारण माना जाता है कि कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व था। तो इसी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं इसी के आधार पर, जो जी ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय देश कहने का अर्थ हुआ कि केवल एक ही दल है यहाँ पे कांग्रेस जिसका प्रभुत्व है, तो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये मैं स्टेटमेंट पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। क्यों कहा है? क्योंकि संविधान सभा में मेनली कांग्रेस ही सम्मिलित थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे मुस्लिम लीग के सदस्य भी आए, अन्य सदस्य भी आए, ठीक है। आगे देखें, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व रहा। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा नहीं थी, ठीक है, लोग शिक्षित नहीं थे। तो इस कारण से संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा में ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया जो शिक्षित हैं, जैसे वकील हैं, उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, और उनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी थी, इसलिए संविधान भी अंग्रेजी में लिखा गया। तो यही कारण है कि इसे वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व माना गया है और इसमें समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये कहा गया आलोचकों के द्वारा, ठीक है। आगे देखें, हिंदुओं का प्रभुत्व। तो बहुत से आलोचक मानते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस वाले सदस्य थे वो सभी हिंदू हैं मेनली, ठीक है, बहुत कम सदस्य उसमें आपको ईसाई, पारसी या फिर मुस्लिम देखने को मिलेंगे। बाकी मुस्लिम लीग ने तो पहले ही बैठक का बहिष्कार किया था, उसके बाद अन्य बैठकों में भी बहुत कम सदस्य इसके सम्मिलित हुए। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था, जिसके आधार पर लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया है इसे हिंदुओं का निकाय। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा है, तो ये आपके लॉर्ड विस्काउंट होंगे, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और बिल्कुल भी भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं थे। ये मानते थे कि भारत जो है एक तरीके से अपने आप में काफ़ी धन संपदा से भरा हुआ देश है, तो ये हमारा औपनिवेश रहेगा तो हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना यहाँ प्रशासन चला भी सकते हैं। तो ये भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं थे भैया, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। कारण क्या है कि यहाँ पर कांग्रेस की 208 सीटें थी लगभग, और कांग्रेस में जो लोग थे मेनली, या फिर जो लोग संविधान सभा में थे, वो उच्च वर्गीय लोग थे, ठीक है, जो कि पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, शिक्षा, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचर है कोई, ठीक है, या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब वाला है,
तो इस टाइप के लोग इसमें सम्मिलित थे, इसलिए इन्होंने कहा कि इसने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है और बाकी हिंदू का निकाय भी था, तो इसलिए इन्हें बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको जरूरी लगेंगे, जो याद हो सकेंगे, उन्हें याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ ही बन सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।